नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिले के 5 स्वास्थ्य केंद्रों पर हुआ कोरोना वैक्सीन का आगाज। सीएमएचओ और पीएमओ ने सर्वप्रथम लगवाया कोरोना से बचाव का टीका। 26 जनवरी को दिल्ली की ओर कूच करेंगे किसान। पंजाब के किसान नेताओं ने किया स्थानीय किसानों से जनसंपर्क। सोमवार से खुलेंगे सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थान। निजी शिक्षण संस्था संघ ने राज्य सरकार के आदेशों के कुछ बिंदुओं पर जताई आपत्ति। फाइनेंस कंपनी ने मनाया स्थापना दिवस। जंक्शन थाना में बतौर कोरोना योद्धा सेवाएं देने वाले पुलिस कर्मियों को किया गया सम्मानित। इनर व्हील क्लब सदस्यों ने अपना घर वृद्धाश्रम में रंग रोगन के लिए दी सहयोग राशि। और अब समाचार विस्तार से। जिले में 5 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण का आगाज किया गया। फ्रंटलाइन वॉरियर्स यानी चिकित्सकों ने सर्वप्रथम वैक्सीन लगवाकर आमजन को टीकाकरण से नहीं घबराने का संदेश दिया। करीब 1 साल से कोरोना महामारी से जूझ रहे देशवासियों के लिए आखिरकार शनिवार को वह घड़ी आ गई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार जिले सहित देश भर में शनिवार से दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। हनुमानगढ़ जिले में भी 5 सेंटरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन के बाद दोपहर करीब 12:30 बजे कोरोना का टीकाकरण कार्य आरम्भ किया गया। जिले के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा व राजकीय जिला अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर MP शर्मा ने जिले में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लाभार्थी बनने का गौरव हासिल किया। सीएमएचओ व पीएमओ ने टाउन स्थित महात्मा गांधी राजकीय समृद्धि जिला चिकित्सालय में कोरोना का टीका लगवाया। टीका लगवाने पहुंचने पर सीएमएचओ व पीएमओ का मेडिकल जूरिस्ट डॉक्टर शंकर सोनी ने माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। जिले में जिला अस्पताल के अलावा जंक्शन के गांव धोलीपाल की CSC, पीलीमंगा तहसील की गोलूवाला CSC तथा डबली रठान की CSC एवं रावतसर CSC में स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन लगाई गई। पहले दिन कोरोना वैक्सीन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हुआ। जिला अस्पताल में सीएमएचओ व पीएमओ के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर निशांत बत्रा, वरिष्ठ डॉक्टर पारस जैन, डॉक्टर OP बेनीवाल, डॉक्टर ज्ञान सिंह शेखावत ने भी कोरोना रोधी वैक्सीन लगवाई। वैक्सीनेशन को लेकर जिला अस्पताल में महिला नर्सिंग स्टाफ ने भी उत्साह से भाग लिया। इस कार्य से जुड़ा हर कोई कर्मचारी आज मुस्तैद नजर आया। 5 सेंटरों पर कहीं कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जहां वैक्सीन लगाने के बाद किसी स्वास्थ्य कर्मी को घबराहट महसूस हुई हो। जिले में पहले दिन करीब 500 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेट किया गया। अभियान के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं को यह टीका नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा कोरोना के लक्षण वाले लोगों को 14 दिन तक वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा। इस दौरान जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन व पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन ने अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। ऐतिहासिक पल है, देश में कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है और मेरा सौभाग्य है कि मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमारे पीएमओ सर और हमारे सम्मानित जो गणमान्य चिकित्सक हैं उन सबके साथ में फर्स्ट जो वैक्सीन हम लोगों ने लगाई है और इसमें मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। और जो भी समाज में जो भी डर है वो किसी तरीके का डर नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने ये शुरुआत की है कि सबसे पहले वैक्सीन हम लोग आज 100 का टारगेट है। 100 लगभग 100 7 सेंटर है, 7 सेंटर पे लगभग 100 जनों की लगेगी। तो टोटल हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 500 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। यहाँ पे अभी देखिए आपने सभी व्यवस्था है, चाय पानी की व्यवस्था है, पूरा स्टाफ बिल्कुल तैनात है और डॉक्टर ड्यूटी पे है, बिल्कुल फिजिशियन ड्यूटी पे है। तो कोई भी हर तरीके के लिए हम तैयार हैं। कोविड संदिग्ध जिसके भी कोई सिम्टम्स या लक्षण है उसको एक बार हम पोस्टपोन करेंगे तो 14 दिन का गैप देकर उसको वैक्सीनेट किया जाएगा। इसमें कई सारे क्राइटेरिया है जिनको नहीं लगा सकते, जैसे बच्चों को 18 साल से छोटी उम्र वालों को वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो दूध पिला रही हैं उन महिलाओं को नहीं करेंगे। या जैसे अभी आपने पूछा था कि जिनके सिम्टम्स आए हुए हैं उन लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा। इस तरह कुछ क्राइटेरिया। कोरोना वैक्सीनेशन का जो आज शुरुआत हुई है माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने दिल्ली से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और मैंने और सीएमएचओ साहब नवनीत जी ने डिसाइड किया कि हम दोनों सबसे पहले टीके लगवाएंगे, क्योंकि इस बारे में भी बीमारी नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तो कोई किसी तरह की भ्रांतियाँ ना फैलें, किसी को ये ना लगे कि ये क्या है, किन को लगा रहे हैं। हमने पहले लीड फ्रॉम फ्रंट हम दोनों ने ये तय किया कि जिले को, ये पूरे जिले को देख रहे हैं, मैं जिला अस्पताल को देख रहा हूँ, ताकि हम हमारे बाकी जो लोग हैं, हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, हमारे स्टाफ है, उनमें कम से कम ये विश्वास की भावना होगी। हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो लीडर हैं वो लगवा रहे थे इस भावना के साथ। और हमें वैक्सीन में पूरा विश्वास है कि ये कोरोना से इससे बचाव होगा और हमारा देश से कोरोना जाएगा निश्चित रूप से। हम हमारे नेताओं ने, हमारे रिसर्च स्कॉलर में, वैक्सीन में
और सब बहुत विश्वास करते हुए तय किया कि हम वैक्सीन लगाएं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हनुमानगढ़ जिले का प्रथम वैक्सीन मुझे और मेरे साथी श्रीमती तुषार मंडीत जी ने लगाया। आज पूरे देश के अंदर कोरोना के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन लगाए जा रहे हैं उसके अनुसार हनुमानगढ़ में भी ये प्रोग्राम हो रहा है और आज लगभग 100 लोगों के यहाँ पर टीके लगेंगे। हम सब लोगों ने जो CMHO साहब है, PMO है और शहर के जो दूसरे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने निर्णय लिया कि आज हम खुद अपना टीका पहले दौर में लगा हुआ है, जिससे लोगों को ये संदेश जाए कि ये टीका लगाना बिल्कुल सेफ है और इससे लोगों को किसी प्रकार की वो हानि या कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हमें बढ़ चढ़ करके इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए और सब लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि इस राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम के अंदर वो अपना सहयोग दें और सब अपना टीका लगाएं और सुरक्षित रहें। ये वैक्सीनेशन खुद के करवाने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा खुशी का विषय है कि इससे आम जनता में फैली सारी भ्रांतियाँ दूर होगी और हम लोग तो बिल्कुल निश्चिंत हैं कि इनसे कुछ नहीं होगा और हमारी इम्यूनिटी उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और हम भारतीय वैक्सीन का उपयोग करने जा रहे हैं और मुझे लगता है समाज में फैले सारे भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा। हम हमेशा फ्रंट लाइन वॉरियर रहे हैं और रहेंगे और ये वैक्सीन मुझे लगता है इस देश को आगे ले जाने में एक मददगार साबित होगा। कृषि कानूनों के विरोध में किसान 26 जनवरी को दिल्ली में पड़ाव डालेंगे। पंजाब से आए कुछ किसान नेताओं ने आज जिले में जनसंपर्क किया। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर नई दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च के संदर्भ में पंजाब के कुछ किसान शनिवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव सतीपुरा से नई दिल्ली के लिए ट्रैक्टरों का काफिला रवाना किया। इससे पहले उन्होंने जंक्शन में रिलायंस मार्ट के समक्ष चल रही धरना स्थल पर किसानों की बैठक ली। बैठक में किसान नेता सिंघाना ने कहा कि करीब 2 माह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों के किसान अपने हकों व केंद्र के तीनों काले कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। उसी सिलसिले में वे आज हनुमानगढ़ क्षेत्र के किसानों, मजदूरों व दुकानदारों को जागरूक करने के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी यह न सोचे कि इन काले कानूनों से सिर्फ किसानों की ही जमीनें जाएंगी। जमीनों के साथ बहुत कुछ चला जाएगा, इससे कारोबार ठप हो जाएगा, आम आदमी को 2 समय की रोटी का जुगाड़ करना मुहाल हो जाएगा। इसलिए आज हर व्यक्ति का यह फर्ज बनता है कि वह अपने आने वाली पीढ़ियों के अच्छे भविष्य के लिए आंदोलन में अपना सहयोग देकर इन काले कानूनों को रद्द करवाए। उन्होंने कहा कि राजा से बड़ी प्रजा होती है। जब प्रजा को यह तीनों कानून मंजूर नहीं है तो सरकार इन्हें जबरदस्ती क्यों थोपना चाहती है। अगर किसानों को यह लग रहा है कि यह कानून उनके लिए नुकसानदायक है, इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं, तब सरकार को भी उनकी मांग को मानकर कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। जानबूझ के घाटे में लगा के घाटे दिखा के भी हमारा फेल हो गया, फिर भी प्राइस का पैन दे दिता जा रहा है। चाहे मिशन देख लो, रेलवे विभाग देख लो, जहाजा वाला मसला देख लो, यानी हर अदारा इन्होंने अदानिया को दे दिता प्रारू। ये मसला पता की होंगे, देखो किमें लुटते हैं। हम इन्होंने लोग डिबेटा करते हैं, टेलीविजन पे बैठे होंगे या इन्होंने मंत्री बोलते हैं कि यार तुम दसो, तुम कहना जमीन खुलना जाएंगे, तुम कहना साढ़े कारोबार ठप हो जाएंगे, साढ़े घर तबाह हो जाएंगे, साढ़े किन्ने कपड़े हट जाएंगे, साड़ी रोटी खोई जाएगी, किमें खोई जाएगी। मैं तो एक आधार मना भी किमें खोई जाती है। किसान अंदोलन ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੱਪਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਟਰਾਲੀਆਂ 100 ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਹੋਇਆ। ਪਰਸੋਂ ਡੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯਾਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੇਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਸ਼ੋਸ਼ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਮੋੜ ਕੇ
ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲੱਗਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਹਿਜ ਬੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨੋਬਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ है, ये लोग कोई नाल मेरे तुर रहे हैं तो बहुत बड़ी है। आज हम यहाँ सारे किसान भाई एकत्रित हुए और बहुत बड़ी संख्या में गाँवों ढाणियों से लोग यहाँ पर पहुँचे, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ से सभी भाई दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। बहुत ट्रैक्टर ट्राली और अपने जो दूसरे साधन है जो गुंजाइश है सब यहाँ से लेकर सब दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। और मुझे लगता है कि सबको देखकर मोदी जी को झुक जाना चाहिए और अपने जो 3 कानून है वापस ले लेनी चाहिए। इसमें उनकी भलाई है, वरना ये जो आंदोलन है बहुत ही होता जा रहा है। वो पर किसान भाइयों का बहुत ही मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के संचालन की अनुमति मिलने के बाद स्कूलों में साफ सफाई का काम आरंभ हो गया है। वहीं निजी शिक्षण संस्था संचालकों ने स्कूल खोलने के आदेशों की कुछ शर्तों पर आपत्ति जाहिर की है। सोमवार को राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले की सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं पुनः संचालित होंगी। शिक्षण संस्थाएं पुनः संचालन के लिए शिक्षण संस्था संचालकों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की पालना करनी होगी। शनिवार से स्कूलों में साफ सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। पिछले 9 महीनों से बंद पड़े स्कूलों में अब दोबारा रौनक लौटेगी, लेकिन स्कूल खोलने को लेकर जारी गाइडलाइन के बिंदु संख्या 11 व 12 पर विद्यालय संचालकों ने आपत्ति जताई है। बिंदु संख्या 11 व 12 में स्पष्ट लिखा गया है कि अगर अध्ययन के दौरान कोई विद्यार्थी संक्रमित होता है तो उसे अस्पताल में भर्ती करवा उसका कोविड का ट्रीटमेंट करवाया जाए तथा इसका खर्चा संस्थान के मालिक वहन करेंगे। उक्त बिंदु का निजी स्कूल संचालकों ने विरोध किया है। निजी शिक्षा संस्था संचालकों का कहना है कि सरकार ने स्कूल खोलने का निर्णय लिया, लेकिन इस तरह के आदेश बिल्कुल विपरीत हैं। स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चा घर से आएगा और घर पर जाएगा। कोरोना की रिपोर्ट भी 1 या 2 दिनों में आती है। वहीं जब दूसरी तरफ घर पर ही अगर आइसोलेशन में बच्चे को रहना है तो इन बिंदुओं की जरूरत भी क्या है। सरकारी स्कूलों को भी इस नियम के दायरे में लाना चाहिए। निजी शिक्षण संस्था संचालकों ने बताया कि सरकार ने संस्थान द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाने के भी निर्देश दिए हैं। इन सब के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। फिलहाल कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी अभिभावकों की अनुमति से विद्यालय में आ पाएंगे। इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी से फार्म भरवाया जा रहा है। इस पर विद्यार्थी और उसके अभिभावकों के हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद ही कोई विद्यार्थी शिक्षण के लिए विद्यालय में आ पाएगा। इसके अलावा विद्यालय परिसर में ऑटो हैंड डिस्पेंसर मशीनें लगाई जाएंगी। साथ ही कोरोना वायरस की पालना सुनिश्चित करवाने का दायित्व शिक्षण संस्था संचालकों का रहेगा। निजी शिक्षण संस्था संचालकों ने बताया कि उनके द्वारा कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार ने मात्र कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई को ही अनुमति दी है। 18 तारीख से राज्य सरकार ने स्कूलों को खोलने की अनुमति प्रदान की है। उसी के दृष्टिगत अब स्कूलों में सफाई कार्य चल रहा है, क्योंकि 10 महीने के बाद स्कूल शुरू हो रहे हैं। सैनिटाइजर की व्यवस्था सभी ने कर ली है। बाकी डेली क्लासों को सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद में एक सहमति पत्र है, पेरेंट्स की सहमति के आधार पर ही बच्चा वहाँ इस क्लास में आएगा। अगर पेरेंट्स सहमति नहीं देता है तो बच्चा नहीं आ सकता। राज्य सरकार ने छूट भी प्रदान कर रखी है, किसी को आप ज़बरदस्ती विद्यालय में नहीं बुलाएं, उनकी अनुमति से विद्यालय में आए। तो जो भी निजी संस्थाएं सब सुचारू रूप से अपने संचालन के लिए उन्होंने समस्त तैयारी कर ली हैं और की जा रही हैं। अभी राज्य सरकार ने केवल 9वीं से 12वीं क्लास की परमिशन दी है, वही क्लासें लगेंगी। बाकी निजी शिक्षण संस्थाएं चाहती हैं कि क्लास जो है 6ठी से लेकर के 12वीं तक संचालन किया जाए। उसके लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। हाँ, सहमति पत्र भरवाया जा रहा है। एक सहमति पत्र राज्य सरकार ने जारी किया है या हम लोगों ने अपने लेवल पर बनाया है। पेरेंट्स से उनके सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं, वही अपने बच्चों को भेजें। अगर नहीं भेजना चाहते हैं तो उनकी इच्छा के ऊपर। अभी जैसे अखबारों में और टीवी के माध्यम से ये पता लग रहा है कि राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री की ये घोषणा हुई है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं 18 जनवरी से खुलने का विचार है। और उसमें विशेष दिशा निर्देश ये हैं कि 50% बच्चे एक दिन आएंगे और 50% बच्चे दूसरे दिन आएंगे। तो ऑनलाइन तो हम बच्चों को पढ़ाई उनका कार्य दे ही रहे थे, देख भी रहे थे, घर घर जाकर भी देख रहे थे। लेकिन अगर सरकार को ये लगता है कि कोरोना जो कोविड-19 है वो कंट्रोल में है और स्कूल खुल जाते हैं तो बच्चों का इससे हित होगा, भला होगा। क्योंकि जो
पढ़ाई बच्चे कक्षा में आकर के क्लासरूम में कर सकते हैं, वो पढ़ाई ऑनलाइन अभी नहीं कर सकते, क्योंकि मीडिया की प्रॉब्लम रहती है बच्चों को। अभी एंड्रॉयड फ़ोन की भी कमी है, उनके माता पिता भी गरीब हैं, तो आधे बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, उनको समझ में भी कम आता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सरकार, राज्य सरकार के निर्देश हैं, हम राज्य कर्मचारी हैं, हमें तो उनके आदेश मानने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने 18 तारीख से स्कूल खोलने के आदेश दिए हैं और इस आदेशों के तहत जो कोविड-19 की गाइडलाइन हमें प्रदान की गई है और शिक्षा विभाग से जो गाइडलाइन आई है हमारे यहाँ, उसके अनुसार ही हम सारी कार्रवाई करेंगे, जिसमें जैसे सारे स्कूल को सैनिटाइज करना, अगर वाहन चलता है तो वाहन को सैनिटाइज करना, साबुन से हाथ धोना और मास्क लगाना और बच्चों के सैनिटाइज। उसके साथ साथ बच्चों को हिदायत दी गई है कि वो मास्क साथ लेके आएँ, साथ में अपना पानी, अपना भोजन और अपनी अलग से उनको बिठाने का इंतजाम किया गया है ताकि दूरी जो है वो बनी रहे। इसके साथ साथ उनको ये भी कहा गया है कि आप किसी भी कॉपी, पेंसिल या कोई भी चीज़ जो है एक दूसरे की आप यूज़ नहीं करेंगे। हम पूर्णतः से सहमत हैं, लेकिन इसके साथ साथ गार्जियन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को बिल्कुल स्वस्थ और होने पर ही स्कूल भेजें। अगर बच्चा कोई कुछ भी उसके अंदर जुकाम, बुखार या अन्य कोई सिम्टम्स दिखते हैं उसको, तो उस सिम्टम्स को वो देखते हुए बच्चे को स्कूल नहीं भेजें, क्योंकि हमारी अभिभावक की और हमारे स्कूल के अध्यापकों की, हमारी व्यवस्थापक की हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चा किसी तरह से भी, कैसे भी, किसी भी बीमारी का शिकार ना हो, ऐसा हम पूर्ण ध्यान रखेंगे। और हमें आशा है कि जो है वो इस तरह से। लेकिन इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने एक 0.11 और 0.12 स्कूलों के ऊपर, निजी स्कूलों पर डाला है, ये गलत है, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चे भी वही बच्चे हैं, उन्हीं अभिभावकों के बच्चे हैं, समाज के एक अंग हैं। दोनों ही प्रकार के बच्चे जो हैं वो सरकार के और इस समाज के हैं। ऐसा गलत जो है निर्णय जो है हमारे शिक्षा मंत्री ने लिया है, जो कि बहुत ही गलत है। हम इस मामले में पुरजोर जो है इस बात को गलत मानते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई अभिभावक किसी स्कूल के उससे किसी तरह से कोई रंजिश रखता और वो इस तरह की बात कर दे, तो वो स्कूल वाले को जो है बहुत ही गलत होगा। और ये हम इसका विरोध भी करते हैं और हम आशा करते हैं कि सरकार इस पॉइंट को वापस लेगी। और अभिभावकों से भी ऐसा हम आशा करते हैं कि वो इस तरह की कोई बात नहीं रखेंगे, क्योंकि बीमार होना या और होना किसी के बस की बात नहीं है, ऊपर की व्यवस्था या उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। जिंदगी नू हेलो हरदम, जिंदगी नू हेलो हरदम, बदले दुनिया बदला नजरिया, है तैयार हम तैयार, 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 है तैयार हम, है तैयार हम। लग गई नजरिया कारी सी नजरिया, थम गए थे हम, चल पड़े हैं हम, तैयार हम। पानियों के धारों से, रास्ते पहाड़ों से, आ जावे भूलों में हरदम, है तैयार हम, है तैयार हम, ओ सुनियार हम, है तैयार हम, तैयार हम, है तैयार हम।
का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में शनिवार को इनर व्हील क्लब से जुड़ी महिलाओं ने आश्रम के रंग रोगन के लिए सहयोग राशि भेंट की। इनर व्हील क्लब से जुड़ी महिलाओं ने शनिवार को टाउन स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में आर्थिक सहयोग राशि भेंट की। क्लब से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि इनर व्हील क्लब द्वारा समय समय पर सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। इनर व्हील क्लब की ओर से इस बार सामाजिक सेवा के तहत प्रदेश कार्यालय से होप नाम से एक लक्ष्य दिया गया था। इसमें एच से आशय, हेल्थ तथा हाइजीन तथा ओ का अर्थ ऑर्फेंज एंड केयर फॉर ओल्ड पीपुल है। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए इनर व्हील क्लब सदस्य वृद्ध आश्रम में वृद्धजनों का सहयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में अपना घर वृद्ध आश्रम में चल रहे रंग रोगन के कार्य को लेकर आज आश्रम प्रबंधन को पेंट का सामान व आर्थिक राशि भेंट की गई। समाज सेवी संस्था जो कि महिलाओं की है, हमेशा समाज के जरूरतमंदों की सहायता के लिए तैयार रहती है। ये 1924 में इसकी स्थापना हुई और हनुमानगढ़ में 1998 में हुई। ऑलमोस्ट 23 इयर्स हो गए और ये हनुमानगढ़ की लेडीज इतना आगे बढ़ चढ़कर समाज सेवा के कामों में हिस्सा ले रहे हैं। इस साल हमारे जो गोल्स आए थे HOPE होप, इसमें H होता है हेल्थ एंड हाइजीन, O होता है ऑर्फनेज एंड केयर फॉर ओल्ड पीपल, P पैट्रियोटिज्म, I एम अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन एंड E एनवायरनमेंट। जो ऑर्फनेज एंड केयर फॉर ओल्ड पीपल, वो आज हम उस गोल को पूरा करने आए हैं। हनुमानगढ़ की लेडीज़, हमारे जो पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मंजुला जी हैं, उनकी गाइडेंस के साथ साथ सुमन जी हमारे और भी पास्ट प्रेसिडेंट हैं, वो इस वृद्ध आश्रम में आते रहते हैं और इनकी जैसे जैसे ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करते हैं। आज इनकी ज़रूरत थी कि पेंट करवाना है, तो उसके लिए इन्होंने कैश और साथ पेंट का सारा सामान दिया है। आगे भी हम लोग इनर व्हील लेडीज़ जैसे जैसे भी इस वृद्धाश्रम को ज़रूरत रहेगी, यहाँ हनुमानगढ़ वाले, मैं इनके बिहाफ पर आपको आश्वासन देती हूँ कि हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आज हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इनर व्हील की यहाँ पधारी है गुनियाना मंडी से, और इन्होंने अभी मदर केयर के लिए भी वहाँ से कपड़े भेजे थे, और जो हमने अभी थोड़े दिन पहले भी दिए हैं, और आगे भी कहा गया कि बस्तियों में जो सच में गरीब है तो उनको दिए जाए। और आज हम इसी के तहत यहाँ पर ओल्ड पीपल होम में आए हैं, और उनको क्योंकि यहाँ पर रंग चल रहा था तो उसी के लिए हमने कुछ पेमेंट इनको दिया है, एक सहयोग दिया है। तो आगे भी हम हमेशा इनके साथ खड़े रहेंगे, बुजुर्गों के साथ। और हम यही संदेश भी देना चाहते हैं इस समाज सेवी संस्था के द्वारा कि बुजुर्गों को वृद्धाश्रम की जरूरत ना पड़े, और बच्चे जो हैं एक इतने संस्कारित पैदा हों कि अपने माँ बाप की सेवा करें। लेकिन यदि कोई छोड़ देता है तो हमारा पूरा समाज उनके साथ खड़ा है, वो अकेले नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इनको अक्सर मिलते रहते हैं और सेवा में आते रहते हैं। हमारे इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 309 के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सुषमा जी हमारे इनर व्हील क्लब हनुमानगढ़ की विजिट करने आए हैं। इस दौरान हम इनको अपने यहाँ ओल्ड होम में हम अक्सर अपना प्रोजेक्ट करने आते रहते हैं, तो इनको हम अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए लेके आए हैं। और यहाँ हमने पेंट चल रहा था, उसके लिए इनको पेंट के लिए कैश पेमेंट दी और कुछ थोड़ा बहुत बुज़ुर्गों के लिए सामान लेके आए हैं। और ये हम अक्सर करते आए हैं और करते रहेंगे। एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने शनिवार को कोरोना काल में बतौर कोरोना योद्धा सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मियों को जंक्शन थाना में सम्मानित किया। एक फाइनेंस कंपनी ने अपने 7वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जंक्शन शाखा की ओर से शनिवार को जंक्शन पुलिस थाने में कोरोना योद्धा पुलिस जवानों को सम्मानित किया। साथ ही थाने में मास्क एवं सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए गए। कार्यक्रम में जंक्शन शाखा के प्रबंधक विजय सिंह गरुआ, ASM मोहम्मद साजिद ने, थाना प्रभारी नरेश गेरा, SI विशु वर्मा, ASI मगर सिंह, इंदिरा देवी, रामेश्वर लाल, गिरधारी लाल, सूरजभान, दलीप सिंह, भूप सिंह, नौरंग लाल, महिपाल मीणा सहित थाने के अन्य स्टाफ को कोरोना काल में दी गई सेवाओं के लिए सम्मानित किया। इस मौके पर ब्रांच के संदीप कुमार सहित अन्य कर्मचारी व पुलिस के जवान मौजूद थे। फाइनेंस हनुमानगढ़ ब्रांच, जैसा कि हमारी इस बार कंपनी का 7th फाउंडेशन डे था, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया कि इस बार हम फाउंडेशन डे कोरोना वॉरियर्स के संग मनाएंगे। उसमें हमने सभी ब्रांचेज में, अलग अलग ब्रांचेज में, कई जैसे नगर पालिका कर्मी हो गए, डॉक्टर हो गए, तो इसी कड़ी में हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे पुलिस कर्मियों के साथ, जिन्होंने की कोरोना काल में अभूतपूर्व योगदान दिया, लोगों की मदद की, उनको समय पर घर पहुँचाया, समय पर राशन दिया, इसीलिए हमने यहाँ पे CI साहब से बात करके जो भी मैडम थे, SI साहब थे, इनको हमने सम्मानित किया, उनके लिए ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम किया। और हम
थैंकफुल है इनके कि इन्होंने कोरोना काल में इतनी बढ़िया आमजन की मदद की, और पुलिस का जो मोटिव है सेवा सुरक्षा सहयोग, उसी पे रह के उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं तथा विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता के बीच पिछले कई महीनों से चल रहा विवाद आज आपसी समझौते के बाद समाप्त हो गया। आम आदमी पार्टी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं और विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार के मध्य पिछले कई महीनों से चल रहा विवाद शनिवार को समाप्त हो गया। इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने महिला थाना में अधिशासी अभियंता अरुण कुमार के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए परिवाद दर्ज करवाया था। आज पुलिस की मध्यस्थता के बाद उक्त विवाद का निस्तारण हो गया। आम आदमी पार्टी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने बताया कि अधिशासी अभियंता तथा महिला मोर्चा का कोई व्यक्तिगत आपस में द्वेष नहीं था। महिलाएं विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर विद्युत विभाग के कार्यालय में गई थी। कार्यालय में मौजूद अधिशासी अभियंता ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया। अधिशासी अभियंता ने अपनी गलती स्वीकार कर महिलाओं से माफी मांग ली। इसके बाद आम आदमी पार्टी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने महिला थाना में दर्ज करवाई गई परिवाद को वापस ले लिया। उन्होंने बताया कि विवाद के चलते अधिशासी अभियंता ने लिखित में महिलाओं से माफी मांगी है। बिजली बोर्ड गए थे, तब अरुण शर्मा ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया था और गाली गलौज की थी। उस वजह से हमने एप्लीकेशन दायर की थी। उसके बाद आज उन्होंने माफ़ी मांग ली है। महिलाओं से जो भी वो कहते हैं मेरे से गलती है, मैं माफ़ी मांगता हूँ और महिलाओं का दिल बहुत बड़ा है। आज उन्हें माफ़ कर दिया गया है। हमने अपना केस वापस ले लिया, उन्होंने माफ़ी मांग ली और लिखित में दिया। 21/9/2020 की अधीक्षण अभियंता कार्यालय में जो घटना घटी थी, जिसमें अधीक्षण अभियंता के पीए अरुण कुमार शर्मा द्वारा महिलाओं को अशोभनीय शब्द कहे गए थे और इस बात को लेकर के महिला खंड में परिवाद दिया गया था 23 सितंबर 2020 को। आज उस परिवाद पर जो है वो अरुण शर्मा ने आम आदमी पार्टी के महिला मोर्चा से जो है वो सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी है और लिखित में उन्होंने लिख के दिया है कि भाई मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी और मैं महिलाओं का जो है सम्मान करता हूं और मेरे कारण से यदि किसी महिला को या आप पार्टी के किसी कार्यकर्ता को अगर महसूस होता है कि उनका अपमान हुआ है तो मैं इसकी क्षमा प्रार्थी हूँ और भविष्य में मेरे द्वारा इस तरीके की गलती नहीं दोहराई जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।